स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज क्यूज कैसे आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। एशियाई बाजारों की शुरुआत का भी एक क्विक चेक लेंगे और इसके अलावा भारतीय बाजारों में क्या करें, कल बाजार बंद होने के बाद अहम खबरें कौन कौन सी आई, नतीजे कौन से, और साथ ही ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में आज क्या रणनीति अपना के चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई मार्केट पर। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफी मिली जुली शुरुआत हो रही है एशियन मार्केट्स की। एक्सजीएक्स निफ्टी हालांकि कमजोर है, करीब 62 अंकों की वीकनेस यहां पर इस वक्त एक्सजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है। वहीं जापान और हांगकांग के बाजार हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। कोरिया के बाजार और चीन के बाजार में हम देख रहे हैं कि दबाव है। तो काफी मिले जुले क्यूज मिल रहे हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करें तो कल एक बड़ा इवेंट था। यूएस की तरफ से ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, जो कि अनुमान के मुताबिक ही था। और जब ये फैसला आया और धीरे धीरे जब फेड चेयरमैन की कमेंट्स आने लगे, उसके बाद हमने देखा कि बाजार निचले स्तरों पर बंद हुए। हम क्या कुछ अहम यहाँ पर कमेंट्स निकल कर आए करके आपके सामने वो रखेंगे। कल पॉलिसी में जो बड़े बातें थी उसमें जेरेम पावेल का कहना था कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए फिलहाल वो ब्याज दरों में जल्द कटौती करना नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि महंगाई दर जो है वो अभी भी ऊपरी स्तर पर है और फेड लगातार यही कोशिश कर रहा है कि उनका जो तय लक्ष्य है 2% का, उसको वापस लाने की वो कोशिश कर रहे हैं फेड। जिसके चलते हम देख रहे हैं कि फेड ने ब्याज दरों में आगे बहुत ज्यादा बढ़त का तो अभी बात नहीं की है, इस तरह की कॉमेंट्री तो नहीं आई है। लेकिन वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि ब्याज दरों में जल्द ही यहाँ पर पॉज वो लेते हुए नजर आएंगे, उसको होल्ड करेंगे। तो आगे भी जारी रह सकती है बढ़ोतरी, लेकिन डेटा पॉइंट्स जो आएंगे उसको वो एनालिसिस करेंगे और फिर ब्याज दरों में आगे बढ़त का वो फैसला ले सकते हैं। लेकिन कटौती की बात जल्द यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ये इस तरह के कुछ बयान निकल कर आए जेरेम पावेल की तरफ से। और उसके बाद हमने देखा कि बाजार में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली। अब कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में भी एक डर का माहौल गहरा रहा है, तो उसको देखते हुए भी फेड ने कहा है कि उसको भी हम वॉच करते रहेंगे, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि पॉलिसी दरों को जो फैसला है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हाउसिंग और निवेश पर पड़ रहा है। और अगर टाइट क्रेडिट पॉलिसी आगे भी रही, टाइट क्रेडिट कंडीशंस आगे भी रही, तो उसका असर इकोनॉमी में पड़ सकता है। तो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश आगे फेड की रहेगी और आने वाले समय में जो अहम डेटा पॉइंट्स है उनको भी फेड काफी क्लोजली वॉच करेगा। अब आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे और शुक्रवार को अप्रैल पेरोल के आंकड़े भी आएंगे, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। चलिए, ये तो बात हुई फेड के फैसले की, लेकिन कुछ और अपडेट्स आपको बताएं तो बाजार बंद होने के बाद एप्पल के नतीजे आ जाएंगे, उस पर हमारी नजर रहेगी। और पैकवेस्ट, यहां पर हमने देखा 50% की गिरावट देखने को मिली। हम जिस तरह से देख रहे हैं यूएस में रीजनल बैंकों की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, कहीं ना कहीं वो डर का माहौल पैदा कर रहा है। उसके चलते हमने देखा कि 50% की गिरावट पैकवेस्ट में देखने को मिली और बाकी रीजनल बैंक्स भी वहां पर काफी ज्यादा टूटे। तो ये थे फेड फैसले का कुछ एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया। अब आगे यूरोप के बाजार में देखेंगे तो वो फेड के फैसले के पहले वहां पर एक तेजी देखने को मिली। अब वहां पर भी ईसीबी की बैठक होने जा रही है, जहां पर 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और वहां पर पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े भी आएंगे, डेटा आएंगे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बॉन्ड और कमोडिटी मार्केट पर नजर डाले तो फेड बैठक के बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में नरमी आई, 3.3% पर आ चुका है। डॉलर इंडेक्स फरवरी के बाद अपने निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा था, $100 के आसपास हल्की रिकवरी आई, लेकिन 101 के पास अभी भी कारोबार कर रहा है। लेकिन जब फैसला आया उसके बाद हमने सोने में शानदार तेजी देखी और सोना 2060 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा था। लेकिन कच्चे तेल में हमने देखा कि कमजोरी थी, 4% की गिरावट कच्चे तेल में देखने को मिली। फेड रेट हाइक के बाद कमजोर मांग की चिंता से कच्चे तेल टूटा। तो कल बाजार जो है वो फेड के फैसले पर ही रिएक्ट कर रहा था। उसके बाद हम हल्की वीकनेस देख रहे हैं और एक्सजीएक्स निफ्टी भी जो शुरुआती संकेत है वो अभी इस वक्त यहाँ पर गिरावट ही इंडिकेट कर रहा है। इस बीच एक और अपडेट आया था, वो भी आपको क्विकली बता देते हैं एशिया से। अगर ग्लोबल डेवलपमेंट पर और नजर डालें तो रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन ने इस हमले को नकारा है। तो ये भी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं ग्लोबल मार्केट्स में, जो कि हमने आपको बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एफआईज और डीआईज का भी एक अपडेट ले लेते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एफआई ने कैश मार्केट में 1338 करोड़ की खरीदारी
खरीदारी की है तो काफी अच्छा आंकड़ा निकल कर आ रहा है यहाँ पर एफआईएस की तरफ से कल के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डीआईएस ने बिकवाली की है, करीब 580 करोड़ का ये आंकड़ा है डीआईएस का। लेकिन एफआईएस की तरफ से जो आंकड़े आए हैं वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं इस वक्त। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बाजार में अब रणनीति क्या अपना के चले ये भी देख लेते हैं। और एंजल वन के देवांग शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवांग, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करना चाहिए आज भारतीय बाजारों में कल के एक बड़े इवेंट के बाद, किस तरह की चाल आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है और डेफिनेटली आज हमें एक करेक्शन देखने मिल सकता है, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए बिकॉज एक जो ट्रेंड है ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है निफ्टी का। जहां तक सपोर्ट की बात करें, निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है 18,050, रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 18,250 रेजिस्टेंस है निफ्टी फ्यूचर के लिए। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का भी पॉजिटिव देखने मिल रहा है। जहां तक लेवल्स की बात करें, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के सपोर्ट है 42,900 एंड रेजिस्टेंस जोन है 43,500। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी पर राय। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चले। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, जो कि हम कल भी एनालिस्ट से जब बात कर रहे थे तो वो भी कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रहे थे। ओके देवांग, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी? स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं, अपोलो टायर की बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर हायर टॉप हायर बॉटम में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमने एक मोमेंटम भी देखा है स्टॉक के अंदर, हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अपोलो टायर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 344 का, टारगेट है 369। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा पिडीलाइट। पिडीलाइट में हमें एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है, स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने मिला है, तो पिडीलाइट खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 2410, टारगेट है 2535। ऑलराइट देवांग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो पिडीलाइट में आप खरीदारी करके चलिए। कल 2% ऊपर था ये स्टॉक और आज अपोलो टायर में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 369 के होंगे टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 344 का। तो ये दो स्टॉक्स हैं देवांग की तरफ से। आगे हम आपको कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज बताएंगे, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी नतीजों पर फोकस करते हैं। और आज एचडीएफसी के भी नतीजे आने वाले हैं, एचडीएफसी लिमिटेड के। तो कैसे रह सकते हैं नंबर्स, पहले ये समझ लेते हैं। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी बताइए, एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजों से क्या अनुमान? जी बिल्कुल, एचडीएफसी लिमिटेड फोकस में है। हम देख रहे हैं कि डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यहाँ पर हम करीब 9% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 5,000 करोड़ पर नेट इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट हो सकता है। अगर मुनाफे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीब 3,807 करोड़ का अनुमान है। 3% की ईयर ऑन ईयर अपटिक की उम्मीद की जा रही है। प्रोविजंस हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम देखें तो गिर सकते हैं 370 करोड़ से 360 करोड़ पर। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पर एक बार ध्यान कर ले तो यहाँ पर हम हेल्दी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, करीब 12% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एसेट अंडर मैनेजमेंट 7,34,900 करोड़ पर आ सकते हैं। लार्जली अगर हम देखें तो ओवरऑल AUM ग्रोथ काफ़ी हेल्दी हो सकती है, मगर अगर हम इंडिविजुअल लोन बुक की बात करें तो 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नॉन इंडिविजुअल जो लोन बुक है यहाँ पर 2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी सुधर सकती है और इनफैक्ट जो NIMs है वो स्टेबल या तो इम्प्रूव होते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो लार्जली ये थे हमारे एक्सपेक्टेशंस एचडीएफसी को लेकर, मगर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी नज़र होगी रिजल्ट्स आने पर। एक्सपेक्टेशंस क्या है, होम लोन डिमांड को लेकर, मार्जिन्स को लेकर क्या आउटलुक है, और मर्जर और एसेट क्वालिटी पर कंपनी की तरफ से क्या कमेंट्री आ रही है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे ट्रैक करने के लिए। तो ऑल इन ऑल डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है एचडीएफसी लिमिटेड से। ठीक है, थैंक यू वामाक्षी ये डिटेल्स देने के लिए। थोड़ी बाद आपसे ये भी समझेंगे कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो ये है एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजों का अनुमान। मुनाफा और NII दोनों में ही बढ़त देखने का अनुमान है। नजर रहेगी कि कमेंट्री और क्रेडिट ग्रोथ को लेकर क्या कमेंट्री आती है एचडीएफसी की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नतीजे आए पहले ये देख लेते हैं, और खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं ये बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी गुड मॉर्निंग, बताइए सबसे पहले तो रिजल्ट्स कौन कौन से आए?
आज की बात करें तो पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी कंपनी से। तो टाइटन ने रिपोर्ट किए थे अपने नंबर्स, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स, स्लाइटली बिलो सेट ऑफ नंबर्स एक्चुअली आए हुए हैं क्योंकि मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे थोड़ा मिस हुआ था। रेवेन्यू अबव एक्सपेक्टेशंस थी, तो रेवेन्यू की जो ग्रोथ हुई थी 33% की ग्रोथ थी। इबिटा मार्जिन फ्लैट रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, पर एस्टिमेट से काफ़ी कम आए थे इबिटा मार्जिन ऑफ द कंपनी ने ये भी हाईलाइट किया है कि मार्च और अप्रैल में काफ़ी गोल्ड प्राइस में वॉलेटिलिटी थी, उसकी वजह से ज्वेलरी सेगमेंट में थोड़ी इंपैक्ट हुई थी। पर अप्रैल सेकेंड हाफ के बाद अब डिमांड अच्छे होते हुए दिख रही है और मई में भी ऐसा लग रहा है कि डिमांड वो मेंटेन कर पाएंगे। तो यस, ये अपडेट आ रही है टाइटन पे। और ओवरऑल बात करें टाटा केमिकल्स की, अभी इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हुए हैं कंपनी के। रेवेन्यू ग्रोथ देखें 27% की रेवेन्यू ग्रोथ वहाँ पे दिखी हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ 62% की दिखी हुई है और मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट दिखी हुई है 300 बेसिस पॉइंट की। इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स टाटा केमिकल्स ने रिपोर्ट किए। पेट्रोनेट एलएनजी ऐसे देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है 24% की, पर प्रॉफिट्स डिक्लाइन हुआ है 22% से। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में भी वीकनेस दिख रही है। तो ओवरऑल नंबर्स बताएंगे तो थोड़ी वीकनेस दिख रही है नंबर्स में, क्योंकि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में काफ़ी वीकनेस है। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं 670 बेसिस पॉइंट से भी, तो श्योरली वीकनेस काफ़ी दिख रही है यहाँ पे भी। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस देखे अच्छे नंबर्स आए हैं, वहाँ पे 44% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ हुई है 29% की। टोटल AUM भी इंक्रीज हो गया है 36% से। नेट इनकम है वो भी इंक्रीज हो गई है 32% से। ओवरऑल अच्छे नंबर्स वहां से आए हुए हैं। आवास फाइनेंसर्स भी देखें तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में बीट आई हुई है, पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आ रहा है कि यहाँ पे कंपनी की MD ने रेजिग्नेशन दे दी है, सुशील कुमार ने, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की वजह से आवास फाइनेंसर्स मेनली फोकस में रहेगा। नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ हुई है 23% की, प्रॉफिटेबिलिटी 9.6% पे है जो बीट है, पर यस जो रेजिग्नेशन आई हुई है उसकी वजह से एक फैक्टर है और वॉच आउट करेंगे। ABB के नंबर्स अच्छे नंबर्स आए हुए हैं कंपनी से, 23% रेवेन्यू ग्रोथ है, मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट दिख रही है अराउंड 200 बेसिस पॉइंट की, तो वहाँ पे भी फोकस रखिए। KEC इंटरनेशनल मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हुए हैं कंपनी से, प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है 36% से, पर रेवेन्यू इंक्रीज हुई है 29% से। और लास्टली सोमा कॉमस्टार की बात करें तो वहाँ पे भी अच्छे नंबर्स आए हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी ग्रोथ दिखी हुई है, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ है और मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन दिख रही है। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स आए हैं कैश सेगमेंट से, मिड कैप स्पेस से और अहम नतीजे। टाइटन, टाटा केमिकल जैसे कंपनियों ने भी अपने नतीजे घोषित किए, उसका पूरा एनालिसिस विनी आपको बता रही थी। विनी, इसके अलावा ये भी बताइए खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? तो जो बात करते हैं पहले तो डाबर फोकस में रहेगा। आज उनके नंबर्स तो है ही, नतीजे है ही, पर कल एक अनाउंसमेंट जो आई थी कि डाबर नेपाल प्राइवेट लिमिटेड जो सब्सिडरी है कंपनी की, उन्होंने एक्चुअली ग्रांट, उनको अप्रूवल मिल गया है बाय इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट नेपाल में ऑफ अराउंड 969 करोड़। तो इस वजह से हम डाबर में फोकस रहेंगे। ये ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स होगा, जो अपग्रेडेशन फैसिलिटी डाइवर्सिफिकेशन में फोकस करेंगे। तो यस, ये अप्रूवल की वजह से आज डाबर फोकस में रहेगा और उसके अलावा उनके नतीजे भी है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे भी फोकस है, क्योंकि कंपनी इमर्ज हो चुका है L1 बिडर और ये है फाइनेंशियल बिड ओपन हो रही है 3 मई को जो हुई थी फॉर टेंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसका टोटल बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट है अराउंड 737 करोड़ और ऑपरेशन पीरियड है 15 ईयर्स, तो ये भी फोकस में रहेगा। SJVN लिमिटेड फोकस में है क्योंकि कंपनी ने ऑब्टेन किया अराउंड 200 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है और इसका जो कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली वो है 1200 करोड़ की कॉस्ट। एस्ट्राजेनेका फोकस में है कंपनी। एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया हैज एक्चुअली अप्रूवल मिल गया है DCGI नॉट फॉर कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग को, उस वजह से एस्ट्राजेनेका भी फोकस में है। HG इंफ्रा फोकस में है क्योंकि उन्होंने देखे तो बोर्ड ने अप्रूव कर लिया कि कंपनी की जो एंटरिंग शेयर परचेज अग्रीमेंट है विथ हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, तो इस वजह से फोकस में रहेगा HG इंफ्रा। इसकी कंसिडरेशन और एंटरप्राइज वैल्यू है एट अराउंड 1394 करोड़। तो ठीक है, ये सारी खबरें हैं जो कि आज फोकस में रहेंगे। विनी, थैंक यू सो मच ये सारी डिटेल्स देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, बताइए।
जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम चोला इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि मार्जिन इम्प्रूवमेंट और उसी के साथ सिस्टम लीडिंग ग्रोथ कंपनी ने मेंटेन की है। एसेट क्वालिटी काफ़ी मजबूत है और इसी के चलते उन्होंने अपनी राय को अंडरवेट की राय से ओवरवेट की राय पर अपग्रेड किया है और टारगेट प्राइस भी 1020 तक बढ़ाया है। इसके अलावा टाइटन भी रेडार पर है। चौथे तिमाही के नतीजों के बाद मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 3003। जेफरीज की तरफ से होल्ड की राय आ रही है, टारगेट प्राइस 2550 के साथ। लार्जली ब्रोकरेजेस का कहना है कि चौथे तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक आए हैं। मैनेजमेंट फ्यूचर ग्रोथ को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रही है। सेगमेंटल मार्जिन हालांकि अनुमान से कमज़ोर आए हैं और मेनली ये ड्यू टू लोअर गोल्ड रेट्स है। इसके अलावा एबीबी इंडिया भी हमारे रेडार पर है। मैक्वारी का मानना है कि कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ऑर्डर इनफ्लो रिपोर्ट किया है। काफ़ी मजबूत एग्जीक्यूशन और डबल डिजिट ईबिट मार्जिन दिखाई दिए हैं सारे ही सेगमेंट्स में। तो ओवरऑल मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है एबीबी इंडिया पर टारगेट प्राइस 3370 के साथ। अनुपम रसायन अग्रा स्टॉक है हमारे रेडार पर। जेफरीज का मानना है कि चौथे तिमाही के नतीजे अनुमान से कमज़ोर आए हैं। इन्वेंट्री डेज रिडक्शन भी अनुमान से कमज़ोर मतलब रिडक्शन हुआ है यहाँ पर और इसी के चलते उन्होंने डाउनग्रेड किया है। खरीदारी की राय से अंडर परफॉर्म की राय दी है मगर अपना टारगेट प्राइस 905 से 965 तक बढ़ाया है। इसके अलावा हमारी नज़र होगी हैवेल्स पर। जेफरीज का मानना है कि सॉफ्टवेयर कंज्यूमर ऑफटेक दिखने मिला है मगर इंडस्ट्री डिमांड काफ़ी हेल्दी नज़र आ रही है। काफ़ी सारी जो पॉजिटिव्स है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन और इसी के चलते होल्ड की राय आ रही है हैवेल्स पर जेफरीज की तरफ से मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस 1280 से बढ़ाकर 1335 कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे आवास फाइनेंसियर्स पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि नेट इंटरेस्ट इनकम और AUM लार्जली इन लाइन थे एस्टिमेट्स के मुताबिक। डिस्बर्समेंट्स एंड AUM में काफ़ी मजबूत ग्रोथ देखने मिली है मगर MD के रेजिग्नेशन एक लाइकली ओवरहैंग है ये स्टॉक पर और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि इक्वल वेट की राय आ रही है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आवास फाइनेंसियर्स पर और टारगेट प्राइस है 1900 प्रति शेयर का। ठीक है, तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आज नतीजों पर आई हैं और मोस्टली पॉजिटिव ही हैं। तो आज ये सभी कंपनियां फोकस में रहेंगी रिपोर्ट्स के चलते। है कमोडिटी मार्केट का और मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ET Now स्वदेश को। सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। कल की पॉलिसी के बाद हमने देखा वहाँ पर एक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। अब क्या रणनीति अपनाएं सोने चांदी में कल की बैठक के बाद? जी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जहां पर फेड ने हाइक तो जरूर किया है कल की मीटिंग में, लेकिन ये भी एक जो स्टेटमेंट जनरली वो देते थे कि अगले बार दोबारा देखा जाएगा कि हाइक करें या नहीं करें, वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं उन्होंने अवॉइड किया जिस वजह से डॉलर इंडेक्स में हमने गिरावट आते हुए देखी और इसके साथ साथ गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही तेजी आते हुए देखी है। तो आज एक गैप अप ओपनिंग दोनों में देखने मिलेगी। मैं समझता हूँ कि तेजी जारी रहने के आसार हैं। चांदी अगर जुलाई वायदा देखा जाए तो ऐसा लगता है कि 77,000 के पैरिटी पे खुल सकता है और ओवरऑल 78,500 तक भी जाने के पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। इमीडिएट लक्ष्य जो है वो 61,000 का होगा और उसके ऊपर करीबन 61,350 400 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, तो गैप अप ओपनिंग हो सकती है, गोल्ड सिल्वर में तेजी जारी रह सकती है और टारगेट भी आपको सुझा दिए गए। कच्चे तेल में लेकिन बिकवाली हावी थी कल। यहाँ क्या करें? निश्चित स्तरों से आप खरीदारी करने की राय देंगे या फिर और दबाव देख रहे हैं कच्चे तेल की चाल में? जी देखिए, एक शॉर्ट कवरिंग मूव 3 सक्सेसिव डेज के फॉल के बाद लाजमी है, लेकिन मैं ट्रेंड के साथ चलना प्रेफर करूंगा। मुझे लगता है कि ओवरऑल जब तक 5,900 के नीचे है तब तक सेल ऑन रैलीज की रणनीति अपनानी चाहिए। इमीडिएट तौर पर 5750 से 5800 के बीच बिकवाली करके चला जा सकता है। मेरा मानना है कि न्यू लोज जो देखे गए थे 2 महीने पहले 5,400 के आसपास वो दोबारा रिपीट हो सकते हैं। तो 5450 का एक 2 से 3 दिनों का लक्ष्य लेके चला जा सकता है। और बेस मेटल्स में आप कहाँ मौके देख रहे हैं अमित? देखिए, बेस मेटल्स में भी इन जनरल हालांकि आज हो सकता है कि हमें थोड़ी सी तेजी देखने मिले, लेकिन मैं कॉपर में और गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि जो शॉर्ट कवरिंग मूव दिखाई देगा वहां पर दोबारा बिकवाली करके चल सकते हैं। तो मई वायदा में करीबन 741 742 के करीब बेचा जा सकता है और डाउन साइड में करीबन 730 से 728 के लक्ष्य लिए जा सकते हैं। तो क्रूड और कॉपर में दोनों में बिकवाली करना सही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है।
ठीक है अमित, धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो आज कच्चे तेल पे थोड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है और इसके अलावा सोने चांदी में खरीदारी करके चलिए और बेस मेटल में कॉपर में बिकवाली करने की राय आ रही है अमित की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं ये भी आपके सामने एक एक करके रख लेते हैं। और क्वांटिफाई कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 3100 का लक्ष्य होगा, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 2950 का। कल भी हमने देखा यहाँ पर 2 से 2.5% की अच्छी तेजी थी, आप आज भी यहाँ पर नजर रख सकते हैं। अपोलो टायर में भी खरीदारी की राय, स्टॉप लॉस होगा 350 का, टारगेट सुझा रहे हैं 365 का। अपोलो टायर में देवांग ने भी खरीदारी करने की राय दी है, तो इस स्टॉक पर आप नजर रखिए। निर्मल बांग ने टाटा मोटर्स में बाई कॉल दिया है, टारगेट ये देख रहे हैं 496 का, स्टॉप लॉस है 476 का। और दूसरा कॉल है इनका RCF पर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है 116 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 106 का। अब आगे बढ़ते हैं 5 पैसा कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है सेंचुरी टेक्सटाइल्स। खरीदारी करके चलिए 735 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 670 का। और फेडरल बैंक में भी आप नजर रख सकते हैं, यहाँ पर 145 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस होगा 134 का। तो आज बाजार में कमजोरी दिख सकती है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति वहां पर अपनाइए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर एक्शन देखेंगे तो वो भरपूर है। और आज जितने भी कॉल्स आ रहे हैं सब तेजी के ही हैं, तो इस पर हमारी नजर रहेगी।